वो क्या-क्या सुविधाएँ हैं और उसका हम लोग इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बैंकिंग चैनल्स के बारे में। बैंकिंग चैनल्स का मतलब है बैंक जो हमें अलग-अलग सुविधाएँ देता है, वो क्या-क्या सुविधाएँ हैं और उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए मेरे को आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं, देखते हैं आप लोग क्या-क्या जानते हैं बैंकिंग चैनल्स के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कि हम लोग बैंक्स के थ्रू एटीएम यूज़ करते हैं, बैंक के थ्रू हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक के थ्रू पॉसिबल है। सबसे पहला सवाल, आप लोगों में से मेरे को कोई बताने वाला है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड, तीनों में अंतर क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड, तीनों में अंतर क्या है? किसी को आइडिया है तो तुरंत हाथ रेज़ करें और जल्दी से बताएँ, आप लोग क्या जानते हैं इनके बारे में? ओके, कलीम ने सबसे पहले हाथ रेज़ किया। कलीम बताइए। सर डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जैसे हम सेविंग में है ना सर, हुँ, हुँ। सेविंग में यूज करते हैं, तो डेबिट कार्ड से जितना हमारा अमाउंट रहेगा सर हमारे बैलेंस में उतना हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। हुँ, हुँ। क्रेडिट कार्ड वह कार्ड होता है सर, बैंक हमें देता है जैसे 1 लाख 1.5 लाख 50,000 हमारे अकाउंट के ऊपर वो देता है। ठीक है सर। हुँ, हुँ। तो क्रेडिट कार्ड में अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी हुँ, जो एक बैंक लिमिट बनाई है कि आपको हम इतना क्रेडिट देंगे तो हुँ, उतना हम यूज कर सकते हैं। हुँ, और उसमें 50 दिन की लिमिट होती है सर, 50 दिन के अंदर अगर हम पेड करेंगे हुँ, तो हुँ, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हुँ, 50 दिन से एक दिन ऊपर कर दिए सर, हुँ, हुँ। ठीक है सर, ठीक तो है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक अगर है। उसमें एक और बेनिफिट है सर क्रेडिट कार्ड में, हुँ, हुँ, एक्चुअली हम ले लिए 50,000 ले लिए सर, हुँ, हुँ, अब हमारे पास 50,000 रुपए पेमेंट करने का नहीं है हुँ, तो हुँ, हम 5,000 10,000 ही पेमेंट कर दे हुँ, तो हुँ, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हुँ, हुँ, 50 दिन की हमें लिमिट मिल जाएगी। हुँ, हुँ। यही है सर। ओके, ओके। चलिए इन्होंने बता दिया, सही है काफ़ी हद तक, कुछ चीज़ें मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा। आप लोगों को बता दें बच्चों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये जितने भी हैं, जो भी आप एटीएम मशीन में लगाते हैं, वो सारे एटीएम कार्ड्स हैं। अब आप लोग ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि एटीएम एक नया कार्ड है। एटीएम के टाइप अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे रुपए हो सकता है, मास्टर कार्ड हो सकता है, वीज़ा कार्ड हो सकता है, लेकिन हैं ये सारे के सारे एटीएम कार्ड। डेबिट कार्ड जो है, इसको नाम डेबिट कार्ड इसलिए बोला गया कि ये आपके खाते में जितना पैसा है, जैसे आप लोगों ने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया है, उसमें आपके 20,000 रुपए हैं, तो आपको 20,000 रुपए जो है, आप इतना ही पैसा आप अपने खाते से निकाल सकते हैं और निकालने के लिए आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग 20,000 ₹1 नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो आपके खाते में ₹1 है ही नहीं, आप 20,000 की लिमिट है, उतना ही निकाल पाएँगे क्योंकि वो आपने अपने खाते में जमा कर रखा है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं कि आपके पास बैंक में खाता हो, पहली चीज़। क्रेडिट कार्ड जो है आप लोगों का बिना खाते का, यानी कि आप लोग किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए, वो ऑटोमेटिकली अपनी केवाईसी कराएगा, चेक करेगा कि आप लोगों के कितने पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स एक तरह से बैंकिंग पॉइंट्स होते हैं जो आपके, एक तरह से यूँ कहिए कि जितना पैसा आप लोगों ने बैंक के ट्रांज़ैक्शंस में यूज़ किया, लोन कितने समय पे चुकाया, इन सब को देखकर आपके जो भी आप लोगों का पैन कार्ड है, उससे कनेक्टेड पॉइंट्स इकट्ठा होते रहते हैं और इसी पर आधारित बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए जैसे ही आपने अप्लाई किया, उन्होंने चेक किया, ओके इस आदमी की वेल्थ ठीक-ठाक है, आपसे बैंक स्लिप वगैरह आप लोगों के साथ-साथ उन्होंने सैलरी स्लिप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड की। उन्होंने आपको एक क्रेडिट लिमिट दे दी 50,000। अब आप 50,000 रुपीज़, इसमें 2 लिमिट होती हैं, एक होती है कैश विथड्रॉल लिमिट और एक होती है ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन लिमिट। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन लिमिट ज़्यादा होती है, मान लीजिए 2 लाख। तो आप लोग बैंक से या फिर कभी भी किसी जगह से आप 50,000 रुपए का नकद या फिर 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन। तो आप इसके लिए बैंक में आपका खाता होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जैसे ही बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, उन्होंने एक कार्ड दे दिया। अब आप अमेज़न खोलते हैं, अमेज़न में आपको कुछ अच्छी-सी चीज़ नज़र आई, 20,000 रुपए की आपको घड़ी नज़र आई, आपने तुरंत उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दिया। तो इस समय आपकी जेब से नहीं गया है, उसका भुगतान बैंक वाले ने आपको लिए कर दिया है, आपके पास घड़ी आ गई, आप यूज़ करने लगे। क्रेडिट कार्ड में बैंक अपनी एक साइकिल चलाता है और ये साइकिल सबकी अलग-अलग होती है। जैसे कुछ में 50 दिन है, कुछ में 60 दिन भी है। जैसे अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें 60 डेज़ की साइकिल होती है और साइकिल जो होती है वो डिपेंड नहीं करती कि जिस दिन से आपने शॉपिंग की, वो हर जगह साइकिल की एक पर्टिकुलर डेट है। जैसे 15 तारीख, 15 ऑफ एवरी मंथ, कहीं-कहीं पे 1 तारीख है। अब आपने शॉपिंग कर ली, मान लीजिए किसी ने शॉपिंग की 16 तारीख, 16th मार्च को शॉपिंग की। तो वो अगली 15 तारीख तक के आपको, अगली 15 तारीख तक के लिए वो, यानी कि 15 तारीख के बाद से लेकर अगली 15 यानी कि 15 अप्रैल तक उसकी एक साइकिल काम करेगी। उसको 15 अप्रैल तक के अंदर आपकी जितनी भी क्रेडिट लिमिट है या जितनी भी आपने शॉपिंग की उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। जितनी मिनिमम इंस्टॉलमेंट वो बताता है। अगर 50 दिन तो 50 दिन की साइकिल चलती है। जैसे पहले 15 तारीख हो गई, अगली होगी हो सकता है अगले महीने की 30 तारीख या इस तरह करके। तो वो साइकिल्स के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो उसका आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सिमेट 2.8% के आस-पास, लगभग सभी बैंकों का थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है। तो इतना इस हिसाब से आप, और ये इंटरेस्ट ईयरली नहीं है, ये मंथली इंटरेस्ट होता है इनका। तो अगर आप लोग, और एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तब तो आपको मिल जाता है। अगर आपने कैश विथड्रॉल ले लिया एटीएम से, तो आपकी लिमिट जो है वो तुरंत अगले दिन से ही इंटरेस्ट की चालू हो जाती है, अगले दिन से ही आपको ब्याज लगना शुरू हो जाता है।
तो कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल मत करिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए। एक चीज और आपको अच्छी बता दें कि आप लोग जब भी बैंकिंग करते हैं तो बैंकिंग करते समय आप लोगों के पास पहले के समय पे जो एटीएम कार्ड्स और ऐसे बहुत सारे कार्ड्स थे, उन कार्ड्स पर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के कार्ड्स के ऊपर वीजा लिखा रहता था, वीजा कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड। तो ये जो कार्ड्स होते हैं इनका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है वीजा, आप लोग देखते हैं इसमें लिखा रहता है मैस्ट्रो कार्ड, मास्टर कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड। तो ये जो कार्ड्स होते हैं ये बेसिकली कार्ड मेकिंग कंपनी है जिन्होंने ये कार्ड बनाए। आप कोई भी कार्ड के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपका डिटेल कंपनी के सर्वर से होते हुए बैंक के ट्रांजेक्शन में जाता है। लेकिन पहले, और ये चीज, ये जितने भी कार्ड्स आप देख रहे हैं कोई भी इंडियन मेक नहीं है, सब बाहर के ही कार्ड है, फॉरेन के ही है। तो ये तो बड़ा रिस्क होता है ना कि बैंक के सारे ट्रांजेक्शन फॉरेन सर्वर से होते हुए इंडिया के पास आते हैं। आपने कार्ड में कुछ स्वैप किया, आपने कुछ सामान खरीदा, आपका ट्रांजेक्शन फॉरेन की किसी कंपनी को पूरा पता। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज बनाई। गवर्नमेंट ने पहली बार अपना खुद का एक एटीएम कार्ड बनाया जिसको नाम दिया गया रुपए कार्ड। रुपए कार्ड जो है वो पूरी तरीके से इंडियन कार्ड है, इंडियन एटीएम्स के लिए। इसका पूरा डेटा इंडिया के पास रहता है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो बाहर नहीं जाता। तो ये भी एक कार्ड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है। एक चीज और आपको बता दें, एक बात आई, एक वर्ड आया था लिमिट। लिमिट जो है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से नहीं है, वो ओडी से जुड़ा हुआ वर्ड है, ओवरड्राफ्ट। ये एक्चुअली जो होता है ये बिजनेस प्रोफेशंस के लिए बनाया गया है। जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा जनधन अकाउंट भी खोले थे। जनधन अकाउंट्स गवर्नमेंट ने खोले थे और इन अकाउंट्स पर 5,000 की ओडी लिमिट भी दी थी। 5,000 की ओडी लिमिट का मतलब है कि अगर किसी के खाते में मान लीजिए 20,000 रुपए है और अगर उसको किसी को 22,000 की पेमेंट करनी है तो वो कर सकता है, क्योंकि 20,000 खाते में है लेकिन 2,000 रुपए वो एक्स्ट्रा पे कर सकता है। बैंक उसको 5,000 रुपए माइनस में देने को तैयार है कभी। इस लिमिट को ही कहते हैं ओडी। लेकिन ये पैसा उसको अगले ही दिन चुकाना होता है, नहीं तो उस पर ब्याज जुड़ना शुरू हो जाता है। तो जो बिजनेसमैन है, अब बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि अचानक किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं और आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए अचानक जरूरत पड़ गई। आप मार्केट में मांगे, लोन के लिए अप्लाई करें, इससे बढ़िया आपने ओडी लिमिट का इस्तेमाल कर लिया। 2-3 दिन में पैसा आया, उसको वापस कर दिया। 10 लाख का मुश्किल से 800-900 रुपए ब्याज आया, उन्होंने दे दिया। तो आपका काम रुका नहीं, आपका काम चलता रहा। तो मैक्सिमम बिजनेस ओडी लिमिट पे बहुत अच्छा लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन ये ओडी लिमिट बढ़ाने का पूरा श्रेय जो है वो आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक आपकी ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग करता है, अगर ट्रांजेक्शन अच्छी है तो आपकी लिमिट बढ़ा देता है। बैंक में और भी बहुत सारे चैनल्स चलते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक है बैंक मित्र, जो कि गांव देहात में या रूरल एरियाज में यूज किया जाता है। बैंक मित्र एक छोटी-छोटी, यूं कहिए कि एक छोटी-छोटी संस्था है जिसको 5,000 रुपए तक की बैंक लिमिट दे देता है। मान लीजिए कोई रूरल एरिया है, गवर्नमेंट कहती है हर गांव को जोड़ो। अब एक बैंक को रखना या बैंक का स्टाफ, बैंक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, इतना सारा कुछ। तो पता चला बैंक में, गांव में लोग पैसा जमा कर रहे हैं 40,000, 50,000 और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो गया 5 लाख, 6 लाख रुपए पर मंथ। तो बैंक क्या करता है, वहां के एक आदमी को अपने यहाँ का बैंक मित्र बना देता है और उस पर कमीशन पे काम करता है। उसे बोलता है कि आपको जितने अकाउंट्स लाएंगे पर अकाउंट 100 रुपए, 200 रुपए मिलेगा, जितने ट्रांजेक्शन करेंगे 50 पैसा, 60 पैसा पर ट्रांजेक्शन मिलेगा। तो वो खुद ही भाग भाग कर अपना फॉर्म वार्म खोलता रहता है और बैंक वालों को, गांव वालों को भी आसानी हो जाती है। घर के पास में एक छोटा सा बैंक मित्र मिल जाता है, उसके पास एक स्वैपिंग मशीन है और एक थंब इंप्रेशन मशीन है, अंगूठा लगा के अकाउंट खुल जाता है और वहीं से छोटे मोटे ट्रांजेक्शन शुरू हो जाते हैं। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, आप लोग सब यूज करते हैं, पेट्रोल भराते हैं, कार्ड स्वैप कर देते हैं। आजकल बहुत ही अच्छा, आजकल तो चिप बेस्ड कार्ड आ गया, स्वैप करने की भी जरूरत नहीं है। 5,000 तक के लिए आप ऊपर बस टच कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पैसा पेमेंट हो जाता है। इस तरह की ऑनलाइन पेमेंट करने वाले को पीओएस कहते हैं। आप लोग बिग बाजार गए, शॉपिंग की, आपके पास कैश नहीं है, आपने एटीएम से स्वैप कर दिया। मोबाइल बैंकिंग, चलिए मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ, इसी सिलसिले में कुछ कंफ्यूजन भी होता है लोगों को, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। एक वर्ड आता है मोबाइल बैंकिंग, क्लियर। एक वर्ड आता है एसएमएस अलर्ट्स, एक वर्ड आता है नेट बैंकिंग, ठीक। एक वर्ड और आता है वीडियो बैंकिंग। कोई जानता है इनके बारे में? मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और वीडियो बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट्स, इससे जुड़ा हुआ किसी को कोई आइडिया? आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। मैं बता दूं, ये वॉलेट्स नहीं है कि आप इसे गूगल पे या फोन पे मान लें। इनसे जुड़ा हुआ है क्योंकि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनसे जुड़ा हुआ किसी को कोई आइडिया, कोई बताना चाहेगा? हाथ रेज करिए। ओके, संदीप का हाथ रेज है, संदीप बताइए। सर मोबाइल बैंकिंग में सर छोटा मोटा जैसे ट्रांजैक्शन जो भी होता है उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ओके। और एसएमएस बैंकिंग में सर एसएमएस के माध्यम से सर पैसा अपना चेक कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग में तो सर जो भी चाहे, जैसे सर आरटीजीएस, एनईएफटी, सर जो भी चाहे कर सकते हैं। और सर वीडियो बैंकिंग के बारे में मुझे नहीं पता है। ओके, और किसी को कोई आइडिया, कोई और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेगा? चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और। आप में से बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं लेकिन शायद उस हिसाब से नहीं कभी सोचा।
देखिए मोबाइल बैंकिंग, सबसे पहली चीज मोबाइल बैंकिंग क्या है? आप लोग बैंक का अपना खाता खोलते हैं, बैंक में अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन अगर आपको सारा कुछ अपने घर से बैठ के करना है और आपके पास स्मार्टफोन है, तो हर बैंक का अपना मोबाइल ऐप आता है। आप प्ले स्टोर खोलिए, एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एसबीआई का करना है, तो एसबीआई बडी या फिर बहुत सारे आते हैं, एसबीआई बैंकिंग के लिए ले लीजिए, एसबीआई योनो आता है, ये एक ऐप है, इसको आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। फोन में इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों का ये ऐप ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप लोग इसके अंदर एक अकाउंट खोल लीजिए। इसके लिए वही सब ओटीपी वगैरह ये सब डालना पड़ता है और इसमें वो सारा काम जो आप लोग घर बैठ के कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को पैसा जमा करने को छोड़कर, वो सब काम आप लोग योनो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सब कुछ क्या क्या करते हैं आप बैंक जाकर अब और भी दिखा देते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि एसबीआई का ही है। आप मोबाइल का आता है, बीओबी का आता है, बीओबी नेट बैंकिंग की जगह बीओबी मोबाइल बैंकिंग, एम पास, एम कनेक्ट, ये है। आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल कनेक्ट के लिए। अब इसमें भी वो सारे काम हो जाएँगे, जो आप लोगों को बैंक जाके कराने पड़ते हैं। क्या-क्या काम कराते हैं आप बैंक जाकर? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक गए, आपने कहा कि हमें एक एफडी बनवानी है, तो आप बैंक जाएँगे, एफडी फॉर्म भरेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐप खोलिए, यहाँ एफडी के लिए क्लिक करिए, अपने कितने रुपए की एफडी, कितने समय के लिए, बस क्लिक-क्लिक सबमिट। मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आपका एफडी हो गई। तुरंत रिसीविंग भी आ गई, यहाँ रिसीविंग भी है और आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा। दूसरा, आप लोगों ने कहा हमें आरडी खोलनी है, आरडी भी यहीं से खुल जाएगी। आपने कहा मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, पैसा भी ट्रांसफर, और इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 4000 5000। मोबाइल बैंकिंग का मतलब ये मत समझिए कि आप लोग छोटे-मोटे ट्रांज़ैक्शन, अरे आप पूरा खाता ट्रांसफर कर दीजिए, सब कुछ हो जाता है। आप इसमें एनईएफटी यानी कि पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आईएमपीएस करा सकते हैं। आप लोगों का जो भी स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोग अपने इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, आप लोग अपना जितना भी रिचार्ज का काम है, पैसे का ट्रांज़ैक्शन का काम है, यहाँ तक कि आप लोग अपना 15G और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जितना भी है, मैंने आपको बताया क्या, डीडी भी बनवा सकते हैं ऑनलाइन। डीडी का पूरा फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, कोरियर से डीडी घर आ जाएगी। सिर्फ बैंक में पैसा जमा करने को छोड़कर सब काम आपका ये ऐप्स करते हैं। तो यही है आपके मोबाइल बैंकिंग। और आज की डेट में बैंक जाके जो आदमी भीड़ लगाता है, मुझको बड़ा अजीब लगता है कि सब कुछ सुविधाएं बैंक ने दे रखी है। आपके पास नेट भी है, फोन भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आदमी के अंदर बैंक जाके लाइन लगाना, वहां पर पूरा मतलब कि पैसा या टाइम किल करना, कोई जरूरत ही नहीं है। और बहुत आसान हो गया है पैसा किसी को ट्रांसफर करना, देना, सब कुछ सेवाएं आपके पास बैंक में अवेलेबल है। बस इन ऐप्स को आप इंस्टॉल करिए और सिंपल यूज करिए। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे एसएमएस अलर्ट की। एसएमएस अलर्ट जो है वो कोई बैंक की तरफ से कोई बैंकिंग नहीं है। आपका एसएमएस अलर्ट एक तरीके से कह लीजिए कि आप लोगों का जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, उस ट्रांजैक्शंस को आप लोग यूज करते हैं एसएमएस अलर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग करने के लिए। बीच में कुछ बैंक्स में एक लिमिट दे दी थी कि 5000 से कम के ट्रांजैक्शंस आपको मोबाइल पर नहीं आएंगे, मैसेज नहीं आएगा। लेकिन आप एसएमएस अलर्ट पर टिक लगा देंगे तो आपका 10 रुपए निकलता है, 50 रुपए की पेमेंट होती है, किसी के पास से पैसा आता है एसएमएस में, द्वारा आपको सूचना मिलती रहती है। बहुत सारे बैंक्स के अपने टोल फ्री नंबर्स हैं, आप उनको फोन करके भी ऑटोमेटिक कॉल पर ये एसएमएस की या फिर अपने बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल ले सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनके पास यूएसएसडी के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपको अपना बैलेंस पता करना है, तो मान लीजिए कि आपको बैलेंस पता करना है, तो उसमें दिया गया है, आप बीएएल लिखकर हैश हैश समथिंग समथिंग पे लगा के भेज दीजिए, तो आपको आपका बैलेंस पता चल जाएगा। सभी का अपना अपना कोड है, तो आप यूएसएसडी के थ्रू भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक बात आती है नेट बैंकिंग, तीसरी चीज। नेट बैंकिंग बिल्कुल वही है मोबाइल बैंकिंग की तरह, बस नेट बैंकिंग के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। आपने तुरंत खोल लिया, जैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग खोलनी है, तो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ibanking.com खोला। तुरंत आप लोगों ने यहाँ पर अपना, वो पूछेगा आपसे कि नेट बैंकिंग में आपको लॉगिन करना है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। रिटेल यूजर्स हैं या कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट यानी कि करंट अकाउंट है आपका, तो आपने रिटेल यूजर है तो रिटेल यूजर के लिए चले गए। और उसके बाद वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालनी पड़ेगी। ये कहाँ से मिलेगी? ये आप लोगों को बैंक प्रोवाइड करेगा। तो आप बैंक में जाके उनसे एप्लीकेशन एक बार दीजिए कि हाँ मुझे नेट बैंकिंग सुविधा दी जाए, तो आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा आ जाएगी, आप उसे कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो अपना खुद ही नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लेते हैं। नेट बैंकिंग एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप लोगों को बैंक में ही यहाँ पे दिया रहता है, नॉट रजिस्टर्ड तो क्लिक हियर। बस आपके पास एटीएम होना चाहिए। तो आप अपने एटीएम यहाँ पर आपने डाला, पूरी इन्फॉर्मेशन जो जो वो पूछता चला जा रहा है, और लीजिए आपके पास जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपसे आपका एटीएम का डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपके फोन पे ओटीपी, और आपके पास बस तुरंत बन गया नेट बैंक। देखिए उसने डेबिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी, भर दीजिए, सबमिट करिए, आपका खुद ही नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा। तो जितनी सुविधाएं मैंने आपको बताई, भले वो एफडी बनवाने की हो, एफडी बंद करवाने की हो, आप लोग आरडी बनवाना चाहते हैं, अपने बैंक की स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, डीडी बनवाना चाहते हैं, बिजली का बिल देना चाहते हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, हर चीज, एलआईसी की पेमेंट हो, कुछ भी हो, हर चीज आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। आपको अपना एटीएम ब्लॉक करना है, आप यहीं से ब्लॉक कर दिए, और ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो अक्सर ये यूज करता हूँ, सबको सजेस्ट करता हूँ। आज की डेट में कितना सारा मतलब कि फ्रॉड होता है, लोगों के एटीएम से पैसा निकल जाता है, कई सारी। तो इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आप लोग अपना नेट बैंकिंग खोलिए, अपना एटीएम ब्लॉक कर दीजिए, खुद ही मैनुअली ब्लॉक कर दीजिए, और जब आपको जरूरत पड़े आप 5 मिनट पहले अनब्लॉक करिए, यूज करिए और फिर ब्लॉक कर दीजिए।
कोई टेंशन ही नहीं, ब्लॉक एटीएम कौन यूज कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं नेट बैंकिंग। एक वर्ड और आता है जब धीरे धीरे अब इंडिया में शुरू हुआ है, और वो है वीडियो कॉन्फ्रेंस बैंकिंग या वीडियो बैंकिंग। इसको अभी तक एचडीएफसी ने और कोटक ने भी यूज किया है। इसमें क्या है, ये अमीर लोगों के चोचले हैं, या यूं कहिए कि हम एक तरह से यूं कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा एक एडवांस तरह से बना दिया गया है कि आप कुछ नहीं करना चाहते। आपने कहा कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम अमीर हैं, हमारे पास बहुत काम है, और हम बैंक भी नहीं आएंगे, हम उंगली भी नहीं करेंगे, हम मोबाइल में भी नहीं कुछ करेंगे, हमारे लिए तुम करके दो। अब उसका क्या फंडा बना दिया गया है, उसका फंडा ये कर दिया गया है कि आप लोगों को अपने फोन पे ही या फिर जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन या फिर बैंकिंग है वहीं से बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे कनेक्ट कर लिया जाता है। आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देता है। और आप पे उनसे कहा, पहले तो वो आपको यूएसएसडी पासवर्ड मांगेगा, आप अपने मोबाइल पे टच करिए पासवर्ड, जैसे नॉर्मली जो कॉल आती है, 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं, आपने सब दबा कर अपना वहां तक पहुंच गए। फिर वो आपसे खुद ही जो ऑपरेटर है वो बोलेगा, बताइए सर आपके लिए क्या किया जाए। आपने कहा कि मेरी 1 करोड़ की एफडी कर दो 5 साल के लिए। उसने तुरंत आपकी 1 करोड़ की एफडी कर दी 5 साल के लिए कुरियर से, या फिर आपके पास तुरंत मेल आ गई। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपको कोई जानकारी चाहिए, सब कुछ, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये काम होता रहता है। आप उनसे इन्फॉर्मेशन बताते रहिए, वो सभी। और ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें लीक है, आपकी हर परमिशन के लिए वो आपसे आपके रजिस्टर्ड फोन पे प्रेस करने को बोलेगा कि इस बटन को दबाइए, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी इंडिया में धीरे धीरे शुरू हो गया है, वीडियो बैंक। तो मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें बता दी मोबाइल बैंकिंग और इनसे जुड़ी। एक वर्ड आता है एनईएफटी और आरटीजीएस, और एक वर्ड और है आईएमपीएस। इन तीन को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछे जाने की भी उम्मीद है इस बार। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, इसमें अंतर क्या होता है? कुछ खास अंतर नहीं है, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। एनईएफटी जो होती है वो एक तरह से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को कहते हैं, और इसमें आप लोग पैसे जमा कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट 2 लाख से कम होती है, 2 लाख से कम है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को कहते हैं, और इसकी लिमिट जो है वो 2 लाख से ज्यादा की है। अगर आप किसी भी अन्य खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, 2 लाख से बड़ी अमाउंट करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग आरटीजीएस कर सकते हैं। साथ ही साथ आईएमपीएस, आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। मान लीजिए जैसे होली की छुट्टियां चल रही हैं और आपको 40,000 रुपए किसी को ट्रांसफर करना है, इसकी लिमिट भी 2 लाख रुपए है। आपको किसी को 40,000 रुपए इसके खाते में देना है, बैंक बंद है 3 दिन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आईएमपीएस के थ्रू तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएमपीएस में इमीडिएट पेमेंट होती है, आपने यहाँ से सबमिट बटन दबाया और खट से आपके पास से मैसेज आया कि पैसा ट्रांसफर, और उसके पास भी तुरंत गया, जैसे आप गूगल पे करते हैं सेम लाइक। तो वो भी एक प्रकार का आईएमपीएस ही होता है। तो ये आईएमपीएस का एक बेनिफिट होता है। तो मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें बैंकिंग से जुड़ी हुई बता दी। अब चलिए कुछ और अच्छी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनधन योजना और बैंक से जुड़े हुए और अच्छे टूल्स, उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या होते हैं और ये क्या चीजें हैं। देखिए, बैंक्स में एक सबसे अच्छी चीज है कि बैंक आप लोगों को सिक्योरिटी तो देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बैंक आपको सोशल सिक्योरिटी भी देता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब समझिए कि बैंक आपको बीमा भी करके देता है और आपके फंड की भी सिक्योरिटी करता है। अच्छा, कोई बता सकता है आप में से स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए आपके बैंक में हैं और अगर बैंक दिवालिया घोषित हो गया, तो आपको कितना पैसा बैंक वापस करेगा? जैसे यस बैंक की बात कर लेते हैं, यस बैंक की, कि अगर आप लोगों के 10 लाख रुपए बैंक में जमा थे और आपका अगर बैंक करप्ट हो गया, तो बैंक आपको कितना पैसा वापस करेगा? किसी को कोई आइडिया? ओके, हरिकेश जी बताइए। 1 लाख रुपए सर। ओके, 1 लाख रुपए की बैंक सिक्योरिटी है। संदीप जी? यस सर, 1 लाख है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि सर 1 लाख ही करेगा सर। जिस जैसे सर पहले ही बताया है आप सर, उसका जितना भी संपत्ति होगा सबको एक्वायर करेगा, उसके बाद बेचने के बाद जो सर उसमें से आएगा उसी के अनुसार सबको डिवाइड करेगा। ओके, और किसी को कोई आइडिया बच्चों? नहीं सर, 1 लाख ही है, कंफर्म मैं पढ़ा हूँ। अच्छा ओके, चलिए ये एक इंडिया का तथ्य बता दें, हमारी इकोनॉमी के बारे में है, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक एक ऐसी चीज है जिसका हर घर में कहीं ना कहीं से जुड़ाव होगा। सुनील भी कुछ बताना चाहते हैं, सुनील अपने यहाँ से बताइए। सर 2020 में 5 लाख कर दिया इसको, 1 लाख से बढ़ा के। हाँ, चलिए मैं आपको कुछ और अपडेशंस दे देता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंक सिक्योरिटीज जो होती हैं ये एक अलग से एक संस्था है। आप लोगों ने रिजर्व बैंक के बारे में तो सब कुछ जानते हैं कि रिजर्व बैंक एक प्रकार का बैंकों का बैंक है, जिसमें कि हर चीज आप लोगों की हर बैंक अपना पूरा ट्रांजेक्शन, अपना सारा डिटेल वहां पे स्टोर करता है। बैंकों को अपना पैसे का रिजर्व रेशियो वहां रखना पड़ता है, जो कि 4% से ज्यादा होना चाहिए। और उसी से जुड़ा हुआ एक और संस्था है बैंक सिक्योरिटीज, और वो संस्था जो है, एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बैंक सिक्योरिटीज, बैंक जो है अपनी लिए एक इंश्योरेंस भी कराता है। बैंक इंश्योरेंस लिख देता हूं सिक्योरिटीज की जगह, और इसकी एक प्रॉपर साइट है, और उस साइट पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको वो पूरा बैंक सिक्योरिटी से ऊपर मिल जाएगा।
मैं देख नहीं पा रहा, बैंक इंश्योरेंस बाय गवर्नमेंट ऑन सेविंग अकाउंट। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही ओवरऑल बता देता हूँ। बीच में मैंने एक दिन वेबसाइट ढूंढ ली थी तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। अभी तक बैंक का जो भी फंडिंग थी, आपके पास अगर 5 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए हैं, कुछ भी हो, आप लोगों को बैंक सिर्फ 1 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस देता है। सिर्फ 1 लाख रुपए आपको बैंक वापस करेगा अगर इन केस कभी भी बैंकरप्ट होता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी है तो भी वो 1 लाख की जिम्मेदारी लेगा रिजर्व बैंक। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक पीएसयू बैंक है जो कि आपका महाराष्ट्र का है, पीएमसी बैंक के नाम से, पंजाब एंड सिंध बैंक का है। इसका एक बैंकरप्ट हो गया, बहुत ज्यादा बवाल हुआ, बहुत सारे लोगों का पैसा बेकार चला गया और इसको देखते हुए तब गवर्नमेंट ने इस साल इसको चेंज करके 5 लाख रुपए कर दिया। अब आपके बैंक में कितना भी पैसा हो, अगर 1 करोड़ रुपए भी है तो आपका अगर बैंक दिवालिया होता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे और सभी खाते जोड़कर, एफडी, सेविंग, करंट सब जोड़ जाड़कर आपको उस पैन कार्ड पर जितने अकाउंट खुले होंगे उस पर आपको 5 लाख रुपए तक की ही सेविंग मिलेगी। तो ये एक तथ्य है। अब इसमें बड़ा मतलब कि सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा रिस्क है। रिस्क इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मान लो कोई आदमी रिटायर होता है, उसके पास पूरा पैसा आता है लमसम कितने सालों से कमाया हुआ और वो सारा बैंक में जाके जमा करता है। वो सोचता है कि अपने आगे का समय उसके लिए बड़ा अच्छा गुजरेगा और उसी बीच येस बैंक में ही कांड हो जाता है। तो बेचारा क्या करे? अब किसी का करंट अकाउंट है और होली के समय वो बेचारा 15 लाख रुपए था उसके पास और उसने अपना सोचा कि चलिए मैं लोगों को सैलरी दूंगा और उसे 2 दिन पहले कांड हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इससे बचने का तरीका सिर्फ इतना है, बैंक गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि आप मल्टीपल खाते खोलिए अलग-अलग बैंक। एक यस में खोलिए, तो एक आप लोग बीओबी में खोलिए, एक आप एसबीआई में खोलिए और एक आईसीआईसी में। तो फिर 5-5 लाख की सिक्योरिटीज आपको चारों बैंकों में मिलेगी। ये एक उन्होंने समाधान बताया। तो ये आपको जानना जरूरी है। बैंक के सिवाय भी गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज अलाउ करता है, जैसे कि एक है आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये मोदी जी ने एक स्कीम शुरू की थी 28 अगस्त 2014 में और उनका ये स्कीम में जोड़ने का एक मोटिव ये था कि सभी लोगों का बैंक अकाउंट भारत में होना चाहिए और बैंक अकाउंट के थ्रू कई बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि आपकी गैप्स की सब्सिडी है या इंश्योरेंस है, कुछ भी है। तो आपका अगर बैंक अकाउंट ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये स्कीम का मेन मोटिव था। इसमें मिनिमम जो दिया था 10 साल के एज वाले बच्चा अपना अकाउंट खुलवा सकता है और इसमें एक कार्ड भी इशू किया था उन्होंने मुफ्त में, जिसे कहते हैं डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, जिसमें एक्सीडेंटल कवर भी था। एक्सीडेंटल कवर के मतलब है अगर उस आदमी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके लिए कोई उसको अलग से पैसा इंश्योरेंस नहीं देना था, उसको 1 लाख रुपए का कवर मिल जाता था। उसके साथ-साथ लेकिन एक इसमें छुपी हुई चीज़ भी उन्होंने दे रखी थी कि एक्सीडेंट होने के पहले 45 दिन के अंदर वो कार्ड यूज़ में होना चाहिए। तभी ऐसा नहीं कि आपने कार्ड लेके रख लिया और उस आदमी की डेथ हो गई और उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा ना, 45 दिन के अंदर कार्ड स्वैप होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने 5,000 रुपए की ओडी लिमिट भी दी थी, जो कि 6 महीने खाता सुचारू रूप चलने के बाद मिल जाएगी। यानी कि अगर उसके पास 10,000 रुपए है तो वो 15,000 रुपए तक निकाल सकेगा। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ये चीजें कवर की गई। इसके साथ एक और अच्छी स्कीम आई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। ये भी दोनों नेशनल सिक्योरिटीज हैं और मैं आपसे सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों की एज के अंतर्गत आते हैं तो ये तो आप जरूर कराइए। ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को कवर किया गया। उम्र 18 से 70 साल और इसका बीमा होता है सिर्फ 12 रुपए। 12 रुपए यानी साल का, समझते हैं? 12 रुपए साल का मतलब 2 समोसे और चटनी हो गया 12 रुपए। 5 रुपए का समोसा मिलता है हमारे यहाँ पे, तो 2 समोसे और चटनी में आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर होगा। अगर उस आदमी की किसी भी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो। एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है, एक्सीडेंट मतलब सीढ़ी से गिर गए तो भी एक्सीडेंट, ऐसा नहीं कि कार से टक्कर हुई तो भी एक्सीडेंट। कैसा भी एक्सीडेंट होगा तो 2 लाख रुपए तक का कवर करेगी गवर्नमेंट और ये बहुत फास्ट ट्रैक में काम करता है। एक्सीडेंटल कवर्स का मतलब है इनमें बैंक को 60 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप अपना सेटलमेंट पूरा करिए, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन होता है। तो ये तो कराना ही चाहिए, हर घर में हर आदमी को कराना चाहिए एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इसमें कुछ बॉन्ड वॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फॉर्म आता है, बैंक जाइए उनसे बोलिए हमें सुरक्षा बीमा करना है, फॉर्म भर के साइन करके दे दीजिए, आपके खाते से 12 रुपए कट जाएंगे और बस हो गया बीमा। उतना ही होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इसकी किस्त 350 रुपए है साल और इसमें 18 से 50 साल तक के लोग कवर होते हैं और इसमें वो चीज भी कवर हो जाती है जो ऊपर वाले में नहीं थी, यानी कि किसी भी आदमी की डेथ हो, किसी भी डेथ का कोई भी कारण हो, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस हो। बीमारी से डेथ हो गई तो वो एक्सीडेंटल नहीं होगी। मान लीजिए किसी आदमी को कोरोना लग गया, उसकी डेथ हो गई, तो भाई वो एक्सीडेंट तो कहलाएगी नहीं, लेकिन नीचे वाले में वो कवर हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए तक की सभी चीजों में कवर करेगा ये। तो बहुत ही अच्छा है। सोचिए आप लोगों के घर में कितने सारे लोगों ने 2 लाख रुपए की एलआईसी और इंश्योरेंस करा रखा होगा और उसकी 15,000 20,000 रुपए सालाना किस्तें भी दे रहे होंगे। इसमें 330 रुपए दिए और बस टेंशन फ्री। तो सबसे बढ़िया इंश्योरेंस प्लान है, ये जरूर लेने चाहिए इंसान को। तो मैंने आपको मोटा-मोटा मॉनिटरिंग बता दी कि ये क्या-क्या जीवन सुरक्षा और इनसे जुड़ी हुई चीजें आती हैं। क्लियर हो गया? तो ये सब सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत कहलाती है। तो मैंने आप लोगों को बच्चों सॉरी
एक पूरा मैंने काफी सारी चीजें बता दी कि क्या क्या बैंकिंग सिस्टम से होता है। एक छोटी सी क्लास अभी और चाहिए हमें, इसमें थोड़ा सा टाइमिंग की शॉर्टेज है। और आपका ये पूरी की पूरी पीडीएफ अवेलेबल है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर से, और ये चैप्टर नंबर 8 है। आप इसको आराम से पढ़िएगा, सिंपल लैंग्वेज में है, आप बड़े आराम से इसको समझ पाएंगे। बैंकिंग की सुविधा से जुड़ा हुआ ये पूरा चैप्टर कवर किया गया है, जो जो चीजें हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी चीज और इसमें है, जैसे कि आपको सेविंग और ये सब के बारे में तो मैंने बता दिया था, लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज है कि आपको डीडी क्या है, लोन्स कितने प्रकार के होते हैं, चेक्स क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ी सी एक और भी आता है अटल पेंशन योजना, उससे जुड़ी हुई छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो भी आपको बताई जाएगी। और करेंसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा है कि हाँ भाई करेंसीज की थोड़ी हिस्ट्री है, इंडियन करेंसी कब से शुरू हुई, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा है, और कुछ नोट्स से करेंसी का हिडन क्या क्या चीजें होती है, नोट्स की लंबाई चौड़ाई क्या है, ये सारी, मतलब कि हमें इस हिसाब से नहीं चाहिए कि हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें इस हिसाब से चाहिए कि हमारे ओ लेवल में अगर पूछा जाए, क्योंकि बट नेचुरल है, इसको जोड़ा गया है और इससे ऑब्जेक्टिव में कई क्वेश्चन बनेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप बैंकिंग सिस्टम वाला देख लेंगे तो आपका 6-7 नंबर का तो इजी से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैंने आपको मोर देन 70% इसमें खत्म करा दिया है, एक छोटी क्लास और होगी तो आपका ये पूरा का पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलेंगे। आज के कोई टॉपिक से जुड़े हुए किसी को कोई सवाल है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने हाथ रेज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये अटल पेंशन और इनके बारे में बात करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चंस बच्चों? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन संदीप जी का एक आया है। संदीप बताइए क्या सवाल है? सर जो आरबीआई का बात हुआ था, सर आरबीआई में सर सिंपल आदमी का खाता खोल सकता है क्या? नहीं, आरबीआई में सिंपल आदमी का खाता नहीं खुलता। आरबीआई में अगर आप वहाँ के गवर्नर हैं या मेयर हैं तभी आप वहाँ पे खाते खोल सकते हैं, नॉर्मल अकाउंट्स नहीं खोलते आरबीआई। और सर दूसरी बात, सर जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का सर लिमिट क्या है सर? जैसे कि डेबिट कार्ड में कितना तक निकाल सकते हैं और कितना मतलब कि तक? देखिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की लिमिट डिपेंड करती है कि वो इंडिविजुअल कौन है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक आपका अकाउंट जो बैंक में खुला है, उसमें भी कई अकाउंट होते हैं। आप एक बैंक में प्लैटिनियम कार्ड ले लेते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड बहुत सारे के आते हैं। लाइए आपको लाइव दिखाएं। तो आपने एक एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, ठीक। तो आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो पूछेगा कि आपको कौन सा वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए। इसमें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह का क्रेडिट कार्ड लिखना है। देखिए, इजी कार्ड है, उसके बाद फिर एक और आता है इसमें प्रीमियम कार्ड, फिर प्राइम कार्ड, कितने सारे टाइप के कार्ड्स हैं। अब इनकी सर्विसेज और उनके चार्जेस अलग अलग है। तो आप जिस तरह का चार्ज आप लेते हैं उसके आधार पे, अब जैसे आपने प्रीमियम कार्ड ले लिया तो हो सकता है कि इसमें आप 2 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। इजी कार्ड है तो हो सकता है 50,000 रुपए। तो ये हर बैंक की अपनी सिस्टम चलते हैं। तो आप कार्ड लेने के पहले ये पूरा पता कर लीजिए। इनकी एएमसी चार्जेस भी अलग अलग है। जैसे आप नॉर्मल बैंकिंग में आपने कार्ड लिया तो हो सकता है कि आपको 1000 रुपए सालाना देने पड़ते हो, प्रीमियम में हो सकता है 5000 रुपए सालाना देने पड़ते हो। ये भी है इसमें डिपेंड। वैसे ही अगर आप नॉर्मल अपने बैंक्स में, जैसे आपके पास एसबीआई का कार्ड है और आप एटीएम से पैसे विड्रॉल लेने गए तो आपको 25,000 की लिमिट दी, लेकिन आपके पास प्लेटिनियम कार्ड है तो आपको 50,000 की लिमिट मिल जाएगी विड्रॉल। आया समझ में? जी सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरिकेश का। हरिकेश जी का क्या सवाल है? सर हम ये कह रहे थे चिप लगी रहती है सर, उसका मतलब क्या होता है? इसे चिप को निकाल के तुम अपने मोबाइल में लगा लो, जब नेट खत्म हो जाएगा फिर निकाल के लगा लेना। नहीं, ऐसा नहीं कुछ सर, इसे पहले होता था चिप नहीं लगी रहती थी, अब क्या इसका क्या बेनिफिट रहता है? देखिए, चिप कार्ड से क्या होता है, पहले जो होता था उस कार्ड को क्लोन कर सकता था। क्लोन का मतलब समझते हैं? कार्ड क्लोनिंग मशीन आती थी, कार्ड क्लोनिंग मशीन। ये तो अमेजोन पे भी मिलती थी, कार्ड क्लोनिंग मशीन। देखिए आपको दिखाते हैं, इन मशीनों में बहुत खतरनाक होती थी ये मशीन। अब आपने ये मशीन ली और अपने घर पे भाई ले ली 2, 4, 5, 10 हजार रुपए की, और आपने एक आदमी की कार्ड स्वैप कर लिया। जैसे ही आपने कार्ड स्वैप किया तो उसकी वो एक इमेज बना के अपने पास रख लेता था। फिर आप मार्केट से खाली कार्ड लाए और उसमें उसकी कॉपी पेस्ट कर दी, तो उसकी डुप्लीकेट कार्ड बन गया वो। तो इस चीज से बचने के लिए अब क्या किया गवर्नमेंट ने, चिप लगाने के सिस्टम कर दिया कि कोई आदमी क्लोन ना कर सके। इसीलिए वो क्लोनिंग शुरू हो गई, मतलब क्लोनिंग को रोकने के लिए वो चिप। सर एक क्वेश्चन और है सर। सर कुछ हमारा जो सर सब लाइन हम फोटो डालते हैं बैकग्राउंड का, हेलो, हाँ हाँ, फोटो सर डालते वो हैं। बैकग्राउंड फोटो आता ना, छोटी सी इमेज बन जाती है, तो फोटो नहीं आती। अभी मैं इसके बाद उसी क्लास पे आ रहा हूँ, चलिए आपका सवाल उसमें पूरा कर दूंगा। अभी इसके बाद तुरंत उसकी भी क्लास है ना, M2। गौरव का क्वेश्चन क्या है, गौरव बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तो कुछ दिन पहले मैं अपने एटीएम कार्ड से पेटीएम में को रुपए ले रहा था, ठीक है, 500 रुपए मुझको लेने थे, ठीक है। मैंने उसका सारा प्रोसेस ठीक करा, लेकिन सर वो ब्लॉक क्यों हो गया? एटीएम ब्लॉक हो गया? क्या? नहीं, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया पेटीएम ने। देखिए, कार्ड पेटीएम ने ब्लॉक कर दिया मतलब कि बैंक ने नहीं ब्लॉक किया? वो सॉरी, मुझे जानकारी नहीं है कि वो पेटीएम ने किया, वो मैंने ऐसे कह दिया या बैंक ने किया, लेकिन बहरहाल वो ब्लॉक हो गया सर। रुपए मैं उसे विड्रॉल कर रहा था, मुझे जरूरत पड़ रही थी पेटीएम में लेने के लिए। देखिए, उसका एक सबसे मेन कारण ये होता है कि आपने उस कार्ड को 2-3 बार गलत डाला है। वो पेटीएम में बोलता है ना कि आप अपना कार्ड नंबर और सीवीवी ये डिटेल डालिए। आपने 2-3 बार ट्राई किया, हाँ, और अगर वो गलत ट्राई कर दिए, उसको सस्पिशियस यूजर लगा तो वो आपका कार्ड ब्लॉक कर देगा।
अब उसके लिए आपको क्या तो करना सर अब ये पड़ेगा? बैंक जाना पड़ेगा? हाँ, बैंक जाना पड़ेगा, उनसे बोलिएगा कि ये मेरा कार्ड अनब्लॉक कर दीजिए, वो कार्ड आपका अनब्लॉक करेंगे वहीं से। ठीक है। ओके, और अगर ओके, आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड का टोल फ्री नंबर रहता है, आप फोन करके भी अपना अनब्लॉक करवा सकते हैं। एजे का क्वेश्चन क्या है? एजे सर हमें ये M1 की M1 की वेबसाइट और पासवर्ड सर सेंड कर दीजिएगा, मुझे पीडीएफ रीड करनी है इसकी बैंकिंग ठीक है, की। मैं अभी करा देता हूँ। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा